हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसको हिंदी में कहते हैं धातु तथा अधातु या धातु और अधातु। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि धातु होते क्या है, मेटल होते क्या है। तो बेसिकली जब मैं बोलूँ कि मतलब हमारे दिमाग में कि मेटल, तो मेटल का मतलब धातु होता है। तो तुमको दिमाग में ये आना चाहिए कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन देगा, देने के बाद उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, मतलब धनावेशित चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसी को मेटल कहेंगे। अब बेसिकली कभी कभी होता क्या है कि जब हम लोग पूछते हैं कि व्हाट इज मेटल, मेटल क्या होता है, तो लोग बताते हैं मेटल जो होता है डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है, चमकदार होता है, बहुत हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जाता है। बेटा ये मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है, न कि मेटल का डेफिनेशन है, करेक्ट डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखेंगे। तो मेटल का जो करेक्ट डेफिनेशन होता है जो एग्जाम में लिखते हैं, सीधा सीधा दिमाग में बैठा लो। जब भी हमारे पास मेटल वर्ड आए, इसका मतलब होगा कि मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन देगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसे मेटल बोलेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक प्लस चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दो प्लस चार्ज आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तीन प्लस चार्ज आएगा। तो इस बात को तुम पकड़ के रख लो कि जो धातु होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब आते हैं अपने डेफिनेशन पे। मेटल मतलब धातु। दोज एलिमेंट डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज नोन एज मेटल। इसके कहने का मतलब है इस लाइन के कि ऐसे मेटल, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, देने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, उसे मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है, जिंक है। इनके अलावा भी और सारे मेटल होते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटल ही भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेसिकली सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दो पॉजिटिव चार्ज आएगा। एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तीन पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको बोलते हैं सोडियम, तो इसको बोलेंगे सोडियम आयन, क्योंकि आयन का मतलब अब उसके ऊपर चार्ज आ गया, और जैसे ही एलिमेंट के ऊपर चार्ज आता है उसे आयन कहते हैं, और चार्ज नहीं रहेगा तो उसे एलिमेंट या एटम बोलेंगे। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर जंप करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। लिखा गया हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बेसिकली ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, मेटेलिक फोर्स पाया जाता है, जो दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं, इसे जोड़ के रखते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए। जैसे कोई सॉलिड है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब हीट करेंगे तो वो मेल्ट करेगा, तो मेल्ट जिस टेम्परेचर पर करेगा उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बेसिकली इनका क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अगर तुम धातु में धारा प्रवाह करोगे, करंट लगाओगे, बड़ा तेजी से धारा का फ्लो होगा। जैसे लोहा में देखोगे कभी खिड़की उड़की में करंट पकड़ लेता है, कैसे पकड़ता है, वो धातु का बना भैया, मेटल है। अब मेटल मतलब उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। गर्म तो इतना तड़ा होंगे कि पूछो मत। अगर तुम ये धातु है मान लो, अब इसको हम ऐसे गर्म कर रहे हैं, एक सिरा यहाँ पे पकड़ा गया है, यहाँ से गर्म कर रहे हैं, तो देखो कुछ समय बाद ये धीरे 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 ये पूरा हीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली जब इनको हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। तो इस बात को ध्यान देना। इनका डेंसिटी यानी घनत्व ज्यादा होगा। ये मैलिएबल होते हैं, मतलब इनको पीट पीट के ऐसे ऐसे चादर बना सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको खींच के तार के जैसा बना सकते हैं। सोनोरस होते हैं, मतलब इनमें खनन खनन का आवाज आता है, मतलब ऐसे ऐसे। धात्विक चमक मतलब मेटल में जो होता है मेटेलिक चमक होता है, ये अलग ही लेवल के चमकते हैं। दूर से देख के मतलब सिल्वर है, हाँ सोना है, पता चल जाता है। ठीक है, तो ऐसा इनमें प्रॉपर्टी पाया जाता है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब जरा केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। देखो जो केमिकल प्रॉपर्टी में बात करेंगे, जो मेटल होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। दिमाग में बैठाओ कि अगर हमारा मेटल है यानी धातु है, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर कॉपर धातु है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये कॉपर ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड हो जाएगा। अब जैसे एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा Al2O3। लेकिन एक बात ध्यान देना, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन, धातु के ऑक्साइड। लेकिन एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु होता है, मेटल होता है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन इसका मेटल ऑक्साइड क्षारीय नहीं होता, उभयधर्मी होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। सर ये बता दो एम्फोटेरिक
एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O3 देखो, HCl के साथ रिएक्ट कर दिया, AlCl3 बना दिया, पानी बाहर निकल गया। फिर से देखो Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया, वाटर बाहर निकल गया। तो एक चीज तुम अगर देखो, गौर कर पा रहे होगे तो यहाँ पर देखोगे HCl एसिड है और ये NaOH क्या है? क्षार है। तो Al2O3 एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक बोलेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जैसे धातु के ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, जब हम लोग क्या करते हैं कि मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो वो क्या करते हैं? मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेंगे और ये हाइड्रोक्साइड क्या है? ये बेस है। तो इसका मतलब ये जो मेटल का ऑक्साइड होता है ये भी किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। अगर कल को कोई तुमसे पूछता है कि बेटा ये बताओ कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, तुम कैसे प्रूव करोगे? तो तुमको ये बोलना है कि सर उस मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वहां पर बेस प्रोड्यूस होगा, उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसके पास OH माइनस है, फर्दर एक्वस मीडियम में जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करेगा। जरा बात को समझो, अब जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगा और साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी भी बाहर निकलता है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे पोटेशियम है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, साथ में एनर्जी बाहर निकलेगा। सोडियम है, कैल्शियम है, ये सब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर, एनर्जी इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म में बाहर निकलता चला जाएगा। तीसरा बात कि जो मेटल होते हैं, देखो जैसे एल्यूमिनियम है, वाटर के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बनाएगा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो जब भी हमारा मेटल क्या होगा, बेसिकली वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। अब जैसे देखो ये है आयरन, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, Fe3O4 बनाएगा। जिंक है, अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा, ZnCl2H2 बनाएगा। मतलब मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा, अगर मेटल हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, अगर हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जैसे जिंक है, अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा। उसका रिएक्शन मैं लिख के दिखाता हूं। जैसे कि अपना जिंक है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर Na2ZnO2 बनाएगा, सोडियम जिंकेट, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगा। तो इस बात को अपने कॉपी में नोट करो, बेसिकली प्रॉपर इसका नोट्स बनाओ, एकदम ये वन शॉट रिवीजन है, तुमको एक ही वीडियो में सारा का सारा चीज मिलेगा, कवर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम अच्छे से पढ़ो। तब तक हेलो बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जरा आगे समझते हैं नॉन मेटल। अब समझते हैं कि नॉन मेटल होते क्या है। तो बेसिकली जस्ट मेटल का जस्ट अपोजिट जो होता है वो नॉन मेटल होता है। तो जैसे ही नॉन मेटल बोला जाए हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होना चाहिए कि सर नॉन मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन या एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे नॉन मेटल को हिंदी में अधातु कहते हैं। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एटम एंड कैरी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसका मतलब जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन भी अपना नॉन मेटल होता है और हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट नॉन मेटल होता है, सबसे हल्का नॉन मेटल होता है और बहुत तेजी से आग पकड़ता है, फायर को कैच करता है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ साहब आप नहीं लिखे हैं? तो जो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जस्ट मेटल का अपोजिट होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, इनका डेंसिटी बहुत कम रहेगा, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एक को छोड़कर के ग्रेफाइट में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। तो ग्रेफाइट को साइड में रख के बात करेंगे। तो जस्ट उसका अपोजिट होता है, ये सोनोरस नहीं होते, ये चमकदार नहीं होते, ये हार्ड नहीं होते उतने ज्यादा, डायमंड को छोड़ के। अब डायमंड जो होता है ऐसा नॉन मेटल होगा जो हार्ड होगा, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान देते हुए चलेंगे।
अब इनके केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ है, इनके उतने केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है जितने ज़्यादा कि मेटल के होते हैं, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये बेसिकली क्या करेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेंगे, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कराएंगे वाटर बनेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा देंगे एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। अब चलते हैं एक्वारेजिया पर। एक्वारेजिया को हिंदी में अम्लराज कहते हैं, लैटिन नाम होता है रॉयल वाटर। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेट HCl लेंगे 3 पार्ट और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेंगे 1 पार्ट, दोनों को मिला देंगे, बनेगा एक्वारेजिया। सर एक्वारेजिया क्यों बनाया गया? कुछ ऐसे भी मेटल हमारे पास होते हैं जिनका क्या होता है कि बेसिकली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉपर, यहाँ पे सॉरी ये सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दुनिया का कोई सा भी एसिड हो, लेकिन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि रॉयल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इनको जैसे ही अम्लराज के साथ रिएक्शन कराएंगे ये तुरंत उसमें डिसॉल्व हो जाता है। जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब रॉयल वाटर के साथ क्या करते हैं, बड़ा तेजी से रिएक्ट कर लेते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम रॉयल वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, और उसमें डिसॉल्व होकर के क्या हो जाते हैं, एकदम सॉल्युबल हो जाएंगे, हमको दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएंगे। लेकिन यही गोल्ड और प्लेटिनम क्या होंगे, आपका किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, कोई भी एसिड है उसके साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। तो इस बात को ध्यान देंगे। अब जरा चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किधर वाले हैं, इधर मरकरी है आपका, फिर सिल्वर है, गोल्ड है, ये हाइड्रोजन किधर वाले हैं, हाइड्रोजन के इधर वाले ज्यादा रिएक्टिव हैं, इधर वाले कम रिएक्टिव हैं। बोला गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। मतलब मेटल को जब रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करते हैं तो जो सीरीज हमको मिलता है उसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज का क्या काम है सर, हमको क्यों बता रहे हो? सुनो, इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन के इधर वाले हैं, अगर हम हाइड्रोजन का ऐसा कोई कंपाउंड ले, एसिड लें, तो ये क्या करेंगे मेटल, जब उस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। या मेटल का कोई साल्ट लें, जैसे पता चला हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉपर का साल्ट लेते हैं। अब कॉपर का साल्ट जो होगा, कॉपर जो होता है रिएक्टिविटी में बड़ा नीचे आता है, लिस्ट रिएक्टिव होता है। तो जैसे ही उस कॉपर के साथ में आयरन को रिएक्ट कराएंगे तो आयरन उस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अब डिस्प्लेस कर देगा, इसका मतलब आयरन का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगा। अब जो हाइड्रोजन के इधर वाले हैं, इनका रिएक्टिविटी बड़ा ही कम होता है। जैसे मान लो अगर हम कोई एसिड लेते हैं HCl, अब इस HCl के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर गोल्ड का रिएक्शन कराएंगे, कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसी HCl के साथ क्या करेंगे, अगर हम जिंक का रिएक्शन करा दें तो जिंक का रिएक्शन कर लेगा, ZnCl2 बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से। तो इससे ये पता चला कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक का जो पोजीशन होता है वो हाइड्रोजन से पहले है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन जो गोल्ड होता है इसका रिएक्टिविटी क्या होता है, बड़ा ही कम होता है हाइड्रोजन से, तो मतलब ये हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फोटो बना है, फोटो में कॉपर सल्फेट लिया गया है CuSO4। अब CuSO4 में क्या किया गया, यहाँ पे आयरन नेल ऐड किया गया, मतलब लोहे का कील ऐड करेंगे, आयरन लेके आएंगे। अब आयरन क्या करेगा, CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो FeSO4 बना लेगा, यहाँ से कॉपर +2 को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, या कॉपर को बाहर निकालेगा। अब ये पूरा का पूरा सोल्यूशन ही क्या हो जाता है, ब्लू कलर में हो जाता है, क्योंकि जो Cu+2 होता है इसका कलर ही ब्लू होता है। तो इससे ये पता चला कि आयरन का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होता है, कॉपर के साल्ट से कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। जैसे जो सिल्वर होता है ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़ा अच्छा पास होगा, मतलब बहुत जल्दी हीट भी हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ब्रोमीन जो होता है ये कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन नॉन मेटल होता है। मरकरी ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लिथियम सबसे लाइटेस्ट मेटल होता है। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं इनको चाकू के साथ में आसानी से चाकू से काट सकते हैं, और ये क्या होते हैं, हाईली वाटर के साथ में रिएक्टिव होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को वाटर में नहीं रखा जाता है, इनको केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तुरंत उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ऑस्मियम जो होता है इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। मैग्नीशियम जो होता है ये ठंडे पानी या गर्म पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, लेकिन भाप के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जरा बात करते हैं फिर से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। फिर से चलते हैं।
अब समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है। सर सबसे पहले इसका मतलब समझा दो, क्योंकि सबसे पहला हेडिंग तो यही है। तो जरा समझते हैं आयनिक कंपाउंड से। ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलकर बने होते हैं, सच एज कैटायन और एनायन। क्या बोला मैंने? ऐसे कंपाउंड जो कैटायन और एनायन यानी आयन से मिलकर बने होते हैं उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। एकदम आसान है। वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, मेरा वर्ड सुनिए, मैंने क्या बोला, आयनिक कंपाउंड का डेफिनेशन, उसको कॉपी में नोट करिए, फिर वीडियो को अगेन प्ले करिए। उसके बाद बोला गया आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है उसे क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सर जरा इसका एग्जांपल प्रूव करके बताओ। जैसे बेटा NaCl है, तो Na में सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281 हो जाएगा। Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो जाएगा। इसके वैलेंस शेल में 7, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को अपना कंप्लीट करना है, ऑक्टेट मतलब कि इनके पास केवल लास्ट सेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि सोडियम को कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, टोटल 8 हो जाए। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सोडियम है मेटल, तो नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 8 बचेगा लास्ट में। क्लोरीन के पास अब 7 है, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की तलाश है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सोडियम। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा सोडियम, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा क्लोरीन, इसका 7 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको ऐसा अपना ट्रांसफर करेगा, मतलब जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर, पूरी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जैसे सोडियम पूरी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम पे 1 प्लस चार्ज, क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज आएगा, और मिलकर के NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन कर देंगे। ये NaCl जो होगा एक आयनिक कंपाउंड होगा। और ये कैसे पता? क्योंकि ये कैटायन एनायन से मिलकर बना है। कैटायन मतलब धनायन, एनायन मतलब ऋण आयन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो कैटायन एनायन को मिला देंगे, इस तरीके से NaCl बनेगा। तो इसी वे में आपका MgCl2, MgO, Na2O का भी स्ट्रक्चर बनेगा, आप उसको बनाइएगा। अब बात करते हैं इनके फिजिकल, इसके प्रॉपर्टी के ऊपर। इनमें जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एक कैटायन और एनायन के बीच में जबरदस्त इस तरीके से बॉन्डिंग होता है, उस बॉन्डिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बल, हिंदी में स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसमें पाया जाता है, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। जैसे ये बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग ऐसे बना है इस तरीके से, तो उसको ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए, मतलब ये बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, और जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेल्ट कहां से होगा? तो इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। ये वाटर में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। अगर आप नमक लें, उसको पानी में डालें, तुरंत कुछ समय बाद गायब हो जाएगा। कहां गया सर? उसमें ब्रेक हो गया आयंस में, Na+ अलग, Cl- अलग, ठीक है। इसके बाद इन बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सॉलिड स्टेट में। अगर हम नमक में इलेक्ट्रिसिटी पास करें, कभी जिंदगी में नहीं होगा जब वो सॉलिड में रहेगा तब, लेकिन उस नमक को जब वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो ये अपने आयंस में सेपरेट हो जाएगा, और उस समय इलेक्ट्रिसिटी भर भर के पास होगा। कभी कभी क्या करते हैं कि अपने यहाँ अर्थिंग लगाते हैं, एक अर्थिंग उड़ जाता है तो फेस आता है खंबे से, अर्थिंग लगाते हैं, जमीन में लोहा गाड़ देते हैं, वायर लगा के लेके जाते हैं, अर्थिंग देते हैं। तो उस अर्थिंग के बगल नीचे जहाँ पे लोहा ऐसे गाड़ा जाता है, वहां पे क्या करते हैं? नमक पानी में मिला के डाल देते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं। क्यों पानी में मिला के क्यों डालते हैं? सॉलिड स्टेट में डाल देना चाहिए। पानी में मिला के इसलिए डालते हैं ताकि पानी में जाने के बाद आयंस में ब्रेक होगा, वहां पे डालेंगे, नंबर ऑफ आयंस जितना ज्यादा होंगे इलेक्ट्रिसिटी उतना अच्छा पास होगा, ठीक है। तो धारा का प्रवाह यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो पास होना 2 तरीके पे डिपेंड करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आयन, ये दोनों जितना होंगे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उतना अच्छा पास होगा। आगे चलते हैं। अब इधर बात करते हैं जरा मिनरल और ओर के बारे में बात करते हैं। हमारे अर्थ क्रस्ट में ये जो जमीन है, जमीन पृथ्वी, इसी को अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। इसमें एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसी को मिनरल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, तुम्हारा सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, आयरन है, ये सब हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं, ये सब मिनरल्स हो जाएंगे। क्या होंगे? मिनरल्स। जो जिस फॉर्म में प्रेजेंट होगा हमारे अर्थ क्रस्ट में वो मिनरल होगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट में जैसे सोडियम है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, आपका पोटेशियम है, आयरन है, सब रिएक्टिव होते हैं। तो ये सब कंबाइंड स्टेट में ज्यादातर मिलेंगे, फ्री स्टेट में जैसे कॉपर भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बात करेंगे, उसे मिनरल्स बोलेंगे।
अब सर ये बता दो ओर्स किसे कहते हैं, ओर्स किसे कहते हैं? तो ओर्स बेसिकली उसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो हमारे पास मिनरल्स है, अब उस मिनरल, जैसे मान लो हमारे पास 1 किलो मिनरल्स मिला, अब उस मिनरल्स में सोडियम है, उसको हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, उससे सोडियम को अलग करेंगे, तो पता चला कि सोडियम को उससे अलग करते समय बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, उतना आसानी से वो सोडियम बाहर भी नहीं निकल पा रहा है, तो इसके लिए और वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब पता चला कि हमारे पास 1 किलो मिला मिनरल्स, अब उस 1 किलो मिनरल्स में से हमको सोडियम को अलग करना है, तो अब उस सोडियम को जब अलग करेंगे तो उसको अलग करने में पैसा कम खर्चा हो, आसानी से अलग हो जाए, ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाए, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ओर्स, हिंदी में कहते हैं अयस्क। तो उन खनिजों से जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन, धातु का एक्सट्रैक्शन मतलब निष्कर्षण आसानी से कम खर्च में हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि सारे के सारे जो हमारे ओर्स होते हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स कहलाएं ये पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कॉपर का कुछ और होता है, कॉपर पायराइट, फार्मूला लिखना CuFeS2, CuFeS2 कॉपर पायराइट। एक फूल्स गोल्ड होता है जिसे मूर्खों का सोना कहते हैं, Fe2 आयरन पायराइट जिसे सोने का पानी कहते हैं। तो इस तरीके से चीजों को याद रखो। बॉक्साइट है Al2O3 2H2O, ये सब 2-3 ओर्स हैं जो मैंने अभी बोला, इसको कॉपी में नोट कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं। जैसे गैंग का मतलब क्या होता है, जो हमें मिनरल्स मिलेगा जमीन के अंदर से, उसमें अशुद्धि रहेगा, बालू कंकड़ मिट्टी रहेगा, उसी को गैंग कहते हैं, अशुद्धि। जैसे चावल में से कंकड़ को अलग करते हैं, तो चावल को अगर हम मान लें मिनरल है, तो उसमें जो कंकड़ पत्थर होगा वो क्या है, अशुद्धि है। ठीक है, जैसे देखो HGS है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो HGO में जाएगा, इसको गर्म कर दोगे तो यहाँ से मरकरी अलग हो जाएगा, हमको मरकरी मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना। दूसरा कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, देन कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो तुमको कॉपर मिल सकता है। इस तरीके से कॉपर को भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है भर्जन, ये भी तुम्हारे एग्जाम में बड़ा चपक के आता है, दबा के आता है कि भर्जन क्या होता है, रोस्टिंग अंग्रेजी में कहते हैं। बेसिकली हमारे जो सल्फाइड कंसंट्रेटेड ओर होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। जब हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड में, यानी मेटल के ऑक्साइड में जो सल्फाइड ओर होते हैं, क्या सल्फाइड, जिसमें सल्फर जुड़े होते हैं, वो ऑक्साइड ओर में, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब सल्फर बाहर ऑक्सीजन अंदर, तो उसी को बोलते हैं भर्जन। यानी कंसंट्रेटेड ओर को एयर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, वो सल्फाइड हमारे ओर्स होंगे, तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब दूसरा है कैल्सिनेशन, इसको निस्तापन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि बेसिकली जो कार्बोनेटेड ओर होते हैं, कार्बोनेटेड मतलब जिसमें CO3 रहेगा, जैसे जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इनको हीट करेंगे तो ये मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, इसे क्या कहते हैं, निस्तापन या कैल्सिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब इतना ही रिएक्शन रहेगा, अगर तुम चाहोगे तो इसके आगे फर्दर बढ़ा सकते हो, लेकिन नहीं बढ़ाओगे तब भी चलेगा। जिंक ऑक्साइड हीट कर दोगे जिंक सॉलिड में और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कौन सा गैस हमारा कैथोड पे, कौन सा एनोड पे मिलेगा, इस बात को जरा ध्यान दो। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एक्वस मीडियम में, आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो सोडियम और क्लोरीन मिलेगा। तो बेसिकली जो सोडियम होता है वो कैथोड पे मिलता है, क्योंकि वहां पे कैथोड पे रिडक्शन होता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। और जो क्लोरीन होता है गैस, ये एनोड पे मिलता है, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cl माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा एनोड पे, तो सोडियम हमारा मिलेगा कैथोड पे, क्लोरीन हमारा मिलेगा एनोड पे। आगे चलते हैं, अब जरा बात करते हैं संक्षारण। जैसा कि तुमको संक्षारण पढ़ाया जा चुका है, तुमको भी पता होगा कि संक्षारण यानी कोरोजन क्या होता है। बेसिकली जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मॉइस्चर होता है, उसके थ्रू धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर संक्षारण आएगा। अब इसमें गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग प्रोसेस है, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास आयरन रॉड है, अब उसको हम कोरोजन यानी जंग से बचाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, उस पर पेंट लगा देंगे। पेंट नहीं लगाएंगे तो उसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देंगे। जब आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक का लेयर चढ़ाएंगे
आयरन के ऊपर, पता चला ये पूरा का पूरा आयरन है, इसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दो तो उसे क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण बोलेंगे। जब तुम आयरन के ऊपर क्या करोगे, टीन का लेयर चढ़ा दोगे, एसन का लेयर चढ़ा दोगे तो उसे बोलेंगे टीनिंग प्रोसेस। ये सब क्यों बता रहे हो सर, ये सब संक्षारण से बचाव है, प्रिवेंशन है कि कैसे लोहे को बचा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं खराब होने से। फैक्ट नंबर 2, एलॉय क्या होता है, इसको हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं। 2-3 मेटल का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को बोलते हैं एलॉय। पहले के समय में जो भी गाड़ी, मोटर, मर्सिडीज बनाए जाते थे वो प्योर मेटल के होते थे, उनमें करोजन, रस्टिंग हो जाता था, जंग लग जाता था, वो खराब हो जाता था। तो अब नया टेक्निक बनाया गया कि 2-3 मेटल को मिक्स करके जरा बनाते हैं तो उसी को एलॉय कहते हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अब जैसे एग्जांपल समझो, घर में क्या करते हैं, सोल्डिंग करते हैं, सोल्डिंग करने के लिए सोल्जर का यूज करते हैं। तो जो सोल्जर होता है वो किसका बना होता है, लेड और टीन का बना होता है। ये भी एक टाइप का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे दूसरा फैक्ट सुनो, अब जैसे दिल्ली में अगर देखोगे तो एक लौह स्तंभ है, ठीक है, वो लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा है और उसका जो भार है करीब 6 टन का है, मतलब यहाँ पे, और 6 टन है तो मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे 600 नहीं, साथ 6000 kg होना चाहिए। ठीक है, एक बार तुम लोग चेक कर लेना। तो इसके बाद हम इस यहाँ पे डायरेक्ट 6 टन की बात करते हैं, तो मतलब ये भार में 6 टन है और मीटर ऊंचाई इसका 8 मीटर है। अब इस क्यों बता रहे हो सर इसके बारे में हमको, मतलब ये ऐसा, मतलब केवल ऐसा है कि इसमें आज तक आयरन का बना, इसे आयरन पिलर भी कहते हैं, इसमें आज तक रस्टिंग ही नहीं लगा। कौन बनवाया था इसको, ये बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पिता के यादगार में। समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम था समुद्रगुप्त मौर्य। अपने पिता के मरने के बाद यादगार में उसने बनवाया था, और जब उन्होंने बनवाया था तो वहां पर आज तक उसमें रस्टिंग ही नहीं लगा, अब वो भी आयरन का बना है। तो ये इसमें फैक्ट खास बात है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। फैक्ट लास्ट, प्योर गोल्ड जो होता है, जो शुद्ध सोना होता है, वो 24 कैरेट का होता है। तो जो लोग ज्वेलरी वो लोग बना के देते हैं वो 24 कैरेट का नहीं होता। सोना बड़ा ही सॉफ्ट होता है, नरम होता है, हाथ से बस ऐसे दबोगे एकदम टेढ़ा हो जाएगा। तो प्योर गोल्ड जो होगा 24 कैरेट का होगा, लेकिन जो ज्वेलरी हम लोग का बनाया जाता है वो अप्रोक्स 22 कैरेट तक का बनाया जाता है। 2 कैरेट में कॉपर, जिंक, इनका क्या किया जाता है, अशुद्धि यानी इम्प्योरिटीज मिलाया जाता है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा चैप्टर आज कवर हो गया। इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको पढ़िए। ठीक है, अब इसमें कुछ भी छूटा नहीं है आसानी से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।